मित्रों, नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है ठाकुर का कुआं। मैं आज आपके सामने ठाकुर का कुआं, जो काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है और बहुत सारे सिलेबस की भी कहानी है, लेकर आया हूँ। मुंशी प्रेमचंद यथार्थवादी रचनाकार हैं और उन्होंने बहुत सारी रचनाओं में यथार्थ को सामने रखा है और आदर्श को प्रस्तुत करने की जरूरत महसूस नहीं की। उन्हीं शुद्ध यथार्थवादी रचनाओं में एक रचना है ठाकुर का कुआं। कहने को तो ये ठाकुर शब्द बड़ा प्राचीन शब्द है। राम से इसका अर्थ लिया जाता है, विष्णु से इसका अर्थ लिया जाता है। ठाकुर कहा जाता है जो पालनहार हो, पोषणहार हो। जैसे राम ने रघुपति राघव राजा राम, वो राजा राम थे, लोगों का पालन पोषण जिनके जिम्मे था। ठीक उसी तरह की जवाबदेही जब राजाओं को या जमींदारों को मिलती थी तो वो भी अपने आसपास पड़ोस गांव और अपने आश्रितों का पालन पोषण करते थे, इसलिए उनको ठाकुर कहा जाता था। मगर समय के साथ वो राम से चला हुआ ठाकुर शब्द, विष्णु से चला हुआ शब्द कैसे पददलित होता गया, गिरता चला गया और अर्थ एकदम विपरीतार्थक हो गए। ठाकुर कैसे विपरीत परिस्थितियों के निर्माता हो गए समाज के लिए। प्रेमचंद ने ठाकुर शब्द का इस्तेमाल कर, प्रयोग तो कोई दूसरे शब्द का भी कर सकते, मगर ठाकुर का कुआं इसलिए रखा कि जो सबको पाल सकता था, आज वह भय का कारण बन गया है। जो लोगों की भय की रक्षा के लिए आया था, वो खुद भय का कारक हो जाए, इसलिए प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआं शीर्षक दिया। चलिए हम लोग सीधे चलते हैं जोखू और गंगी के पास। एक गांव है, दलितों की बस्ती है, सारे समाज के लोग हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, मजदूर भी हैं, और सबों के बीच अलग अलग कुएं हैं। अन्य जाति के लोग एक कुएं से पानी पीते हैं, साहुओं का एक कुआं है, दलितों का एक कुआं है। आज दलितों के कुएं का पानी थोड़ा गंदा हो गया है, उनकी इच्छा होती है कि वो भी ठाकुर के कुएं का शुद्ध पानी पी सके, जोखू अपना प्राण बचा सके। मगर होता क्या है, ये कहानी आज से 90 साल पहले लिखी गई कहानी है। तब भारत की परिस्थितियां एकदम विपरीत थी। देश गुलाम था, मगर उस गुलामी का कारण क्या था, समाज कैसे बटा हुआ था टुकड़ों में, इस कहानी को पढ़कर हम समझेंगे अपने गुलामी के उन कारणों को जिनकी वजह भारत कभी गुलाम हुआ था। और हम हमेशा गुलाम होते हैं जब अपनी सांस्कृतिक एकता टूटती है, सामाजिक एकता टूटती है। तो ये गुलामी की कहानी ठाकुर का कुआं आपके सामने लेकर आया हूं, मुंशी प्रेमचंद की। जोखू ने लोटा मुंह में लगाया, जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बांस के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। पानी जो उसको प्राप्त हुआ उससे पास आ रही। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी, कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी, आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी, जरूर कोई जानवर कुएं में गिर कर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से। क्योंकि जो पानी लाई है गंगी, उसमें कल वाले में तो बदबू नहीं था, मगर आज जो लाई उसमें सचमुच बदबू है। जोखू कई दिन से बीमार है, कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे, न जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूं। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, दूसरा पानी कहां से लाएगी। उसको पता था, चूंकि यह तो उसकी पत्नी है, पूरी गांव को नहीं जानती, मगर जोखू अपने गांव को जानता है। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, दूसरा पानी कहां से लाएगी। ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं, एक लोटा पानी न भरने देंगे। हाथ पांव तुड़वा आएगी और न कुछ होगा, पैक चुपके से
ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाएं जानते हैं तो कोई द्वार पर नहीं झांकने आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? ये जोखू का अपना अनुभव है। उसको पता है कि जिसके कुएं पर जाएंगे कोई लाठी चलाएगा, कोई 1 का 5 वसूलेगा, मगर अपने कुएं से पानी नहीं लेने देगा इन गरीबों को। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। दृश्य बदलता है। रात को 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। जो मजदूर होते हैं, काम करते हैं, वो तो सहे शाम सो जाते हैं, क्योंकि वो दिन भर श्रम करने वाले लोग होते हैं। देखिए व्यंग्य की शुरुआत। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। जो काम करने वाले हैं वो तो सो गए, मगर जो दिन भर हंसी ठट्ठियों में समय गुजारने वाले बेफिक्र लोग हैं, जिनके सर पर कोई फिक्र नहीं है, वो रातें गप्पे मारने में गुजार रहे थे। मैदानी बहादुरी का न तो अब जमाना रहा और न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक साख मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मुहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। ये देखिए जो बेफिक्रे लोग हैं वो कैसे समाज में अपना काम करा लेते हैं। इन साहबों से कैसे घूस दिए बगैर चापलूसी से अपने काम निकाल लेते हैं। इसका बखान गंगी के बहाने प्रेमचंद करते हैं। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। जगत कहते हैं कुएं के किनारे छोटी सी चारदीवारी को। मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए कोई रोक नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। यानी जो गरीब हैं, दलित हैं, उपेक्षित हैं, वो बदनसीब हैं, वही इसमें पानी भर नहीं सकते। बाकी सारे लोग ले सकते हैं। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं? देखिए स्त्री सशक्तिकरण की बातें आने लगी हैं। स्त्री चेतना जागृत हो रही है। हम क्यों नीच हैं यह सोचने लगी है गंगी। हम क्यों नीच हैं और यह लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं, जनेऊ डाल लेते हैं। यहां तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़रिये की एक भेड़ चुरा ली और बाद में मार कर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यह साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। यह साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है। किस बात में है ये हमसे ऊंचे? किस बात में है ये हमसे ऊंचे? हाँ, मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हाँ, मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे। ये देखिए जो काम करने वाले हैं वो नीचे हैं और जो बात बनाने वाले हैं वो नीचे हैं। एक सुंदर स्त्री अगर किसी गरीब के घर से, किसी बदनसीब के घर से आ जाए तो उसको निहारने में उनकी ऊंचाई नहीं गिरती। ये एक कटाक्ष कर रही है गंगी कि ये कैसे ऊंचे हो गए और हम कैसे नीचे हो गए। जबकि करनी तो उनकी नीची है। उनके घर दिन भर जुआ चलता है, वो जायज नजायज करते हैं, वो हराम का खाते हैं, वो बैठ कर खाते हैं। हम तो मेहनत कश हैं, हम कैसे नीचे हो गए? जबकि ऊंचा तो हमको होना चाहिए था। ये श्रमजीविता का जो आत्मबल है वह गंगी के अंदर से बोल रहा है और समाज को उंगलियां उठा रहा है कि ऊंचे वह हैं जो जिनके कर्म ऊंचे हैं। सिर्फ जाति से कोई ऊंचा नहीं हो सकता।
आगे चलते हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी, कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब तक लोगों को दया आती है किसी पर, कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगार न दी थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते। कुएं पर दो स्त्रियां पानी भरने आई थीं। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ। अब देखो, इन ठाकुरों के घर, इन बड़े लोगों के घर की स्त्रियों की दशा का चित्रण प्रेमचंद करते हैं कि खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। ये उनके घर की हकीकत है। और स्त्रियों का शोषण वो बड़े परिवारों में भी हो रहा है। स्त्रियों की भी चेतना का चित्रण यहाँ हुआ है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है, वो ठाकुर के घर से निकली हुई वो स्त्रियां जो ताजा पानी लेने आई हैं, कुएं पर बात कर रही हैं, और गंगी तो पास में छुपी हुई है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया ताजा पानी भर लाओ, जैसे हम लौंडियां ही तो हैं। ये ठाकुर के घर की औरतों की आवाज है, वह भी कहीं ना कहीं विद्रोही आवाज की स्थिति में है। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन झपट कर ले ही लेती हो, और लौंडिया कैसी होती। ये ठाकुर घर की पानी भरने आई स्त्रियां बात कर रही हैं, और गंगी जिसको दूर से सुन रही है। मत लजाओ दीदी, नींद पर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती, ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता। दोनों पानी भर कर चली गईं तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर ना गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाल दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर इसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। इन विपरीत परिस्थितियों में भी उसने देवताओं को याद किया और घड़ा पानी भरने के लिए कलसी का घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े में पानी में गोता लगाया, ताहू लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा सी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे ना खींच सकता था। जल्दी जल्दी से बाहर पानी खींचती है। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत माने ऊपर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। ठाकुर का मुंह की तुलना शेर के मुंह से कर रही है। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। लगता है इसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हुआ, बहुत बड़े अपराध में पकड़ी गई। कुएं पर पानी लेने गई थी, वहीं अपने कलसी को छोड़कर, अपने पानी में ही छोड़कर रस्सी सहित भागती है। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जो खूह लोटा मुंह में लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। ये कहानी आपने सुनी किस तरह जोखू और गंगी के बीच
चित्रित करती हुई कहानी है, समाज के उस नग्न यथार्थ को पेश करती है। मगर इस नग्न यथार्थ में भी कहीं गंगी जैसे लोग अब जागृत हो रहे हैं। उन ठाकुर के घरानों में पलने वाली वो औरतें भी अपने ऊपर हो रहे शोषण और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने लगी हैं। गंगी भाग तो जाती है ठाकुर के कुएं में जल छोड़कर, मगर पानी में लहरें अब भी उठ रही हैं और लगता है तब जोखी के द्वारा, गंगी के द्वारा जो छोड़ा हुआ कलश था जो कुएं में, वह जो पानी में लहर उठाया, आज वह लहर अपना अधिकार पा चुका है। हम कहीं न कहीं समाज में परिवर्तन देख रहे हैं। आज ये स्थितियां नहीं हैं। आज किसी के कुएं पर किसी की कोई बंदिश नहीं है, बल्कि अब तो कुएं ने चापाकल का रूप लिया है और चापाकल ने अब तो ऊपर सिंटेक्स का रूप ले लिया है। गांव-गांव जलों की आपूर्ति हो रही है, जहां कोई छुआछूत न हो, कोई ठाकुर का कुआं, कोई साहूकार का कुआं न रहो। आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह ठाकुर का कुआं एक बदले हुए जमाने की ओर संकेत करती कहानी है। हम किस नीचाई से चले थे, हमारा समाज किस तरह विभाजित हुआ था, मगर परिस्थितियां बदल रही हैं। हम आप इस कहानी को सुनने के माध्यम से अपने समाज, अपने आसपास भी अगर कहीं कोई गंदगी को लेकर, कोई छुआछूत को लेकर कहीं विभेद है तो उसको समाप्त करें। मुंशी प्रेमचंद ने तो सपाट बयानी के साथ इस कहानी में आपके सामने सब कुछ रख दिया है कि गंगी भाग जाती है पराजित होकर, और जोखू वही गंदा पानी पीने के लिए उस बीमार अवस्था में विवश है। यह व्यवस्था तब की थी जब 90 साल आज गुजर गए। आज अगर समाज में कहीं किसी तरह ये कमी नजर आए तो हमको दूर करने की दिशा में आगे बढ़ना है। यह कहानी हमने आपको सुनाने के पीछे मेरा मकसद है कि समाज में आज भी अगर कहीं कोई कमी हो तो उसे हम दूर करें। हम उस देश के लोग हैं जहाँ ठाकुर राम को कहा जाता था, और राम तो स्वयं सबरी के घर एक दलित के यहाँ, एक मजबूर औरत के यहाँ जाकर स्वयं उसके जूठे बेर खाए थे। और अगर आज कोई सबरी की बेटी या सबरी का बेटा किसी मंदिर में किसी कुएं पर आता है तो हम उसको अगर लज्जित करते हैं तो हम राम के देश के लोग नहीं हैं। क्योंकि राम अपने समाज में दलित, उपेक्षित और वंचितों का सम्मान करने वाला पात्र है, चरित्र है। उस देश में हम ठाकुर बनकर जीना चाहते हैं तो हमें निश्चित मानिए कि राम के मार्ग पर चलना होगा। मगर बीच के जो भटकाव के, गुलामी के दिनों में हमारे देश की सामाजिक परिस्थितियां थी, जातिगत परिस्थितियां थी, उसने हमको विभाजित कर दिया था। आज ठाकुर का कुआं कहानी पढ़कर हम चाहते हैं कि अपनी उन कमियों की ओर स्वयं में सुधार करें, समाज में सुधार करें। हम अगर साहित्य के विद्यार्थी हैं तो समाज को जोड़ने के लिए, साहित्य भाव साहित्य जोड़ने के लिए अपना भी प्रयास दें, ताकि कोई गंगी और कोई जोखू इन व्यवस्थाओं में न जी सके। आज ये कहानी आपको सुनाकर, जो पूर्णतः यथार्थ पर आधारित प्रेम की कहानी, प्रेमचंद की कहानी है, काफी प्रसन्न हूँ। हम अगर साहित्य को चाहते हैं कि समाज में कुछ सुधार, कुछ संशोधन के लिए इस्तेमाल हो, तो इस ठाकुर के कुएं से बहुत कुछ सीखने की बातें हैं। ये एक आंदोलन जो ठाकुर के कुएं की कहानी को पढ़कर हमारे अंदर आंदोलित हुए थे, हम चाहते हैं कि उसका सुधार हो, संशोधन हो। और यह ठाकुर का कुआं अपने आप में एक श्रेष्ठ कहानी है। समाज की सच्चाई को सामने रखने के लिए सफल कहानी है। इसके जो शब्द हैं, शब्द शब्द में व्यंग्य भी हैं, प्रहार भी हैं, और समाज में पनपते हुए एक आक्रोश को शब्दायित करने की क्षमता है। बहुत बहुत आभार। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक इसे जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने विचार से हमें अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।